के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया है और नई टीम में पार्टी ने अनुभवी नेताओं के साथ महिलाओं को भी खास प्रतिनिधित्व दिया है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा राम माधव दबे को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। बीजेपी की नई टीम में कुल 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 8 राष्ट्रीय महासचिव शामिल हैं। साथ ही आपको बता दें कि नई टीम में एम नागराजा, लाल सिंह आर्य और वर्षावेन दोषी को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। वैजयंत जयपांडा, रेखा वर्मा और मधुचंद्र को भी इस पद पर बरकरार रखा गया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारती पवार और मनप्रीत सिंह बादल के साथ ही तारिक मंसूर को भी यहां राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी ने संगठन में निरंतरता बनाए रखने के लिए बीएल संतोष को राष्ट्रीय महासचिव संगठन के पद पर बरकरार रखा है। नई टीम में दिल्ली से जुड़े नेताओं को भी अहम जगह मिली है, जिसमें एमसीडी के पूर्व सीनियर नेता जयप्रकाश और डीडीए के सदस्य राजीव बब्बर को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। वहीं दिल्ली बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को नई राष्ट्रीय टीम में जगह नहीं मिली। खास बात यह भी है कि आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए संदीप पाठक को भी राष्ट्रीय टीम में शामिल किया गया है और इनकी एंट्री को पार्टी के विस्तार और नए नेताओं को मौका देने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी की नई टीम में वरिष्ठ नेताओं के अनुभव और संगठन के नए चेहरों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश दिखाई दे रही है। महिलाओं को मिली प्रमुख जिम्मेदारियों को भी अगर देखा जाए तो पार्टी की नई रणनीति का वो महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जा रही हैं। वसुंधरा राजे और स्मृति ईरानी जैसे बड़े नामों को अहम पद मिलने से आने वाले समय में पार्टी के संगठनात्मक कामकाज को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। जी हाँ, तो नई टीम तैयार हो गई है और ये जंबो टीम साफ तौर पर ये माना जा रहा है कि नितिन नवीन के आने वाले समय में पार्टी की जो बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन के कंधों पर है। एक युवा चेहरा है, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को जब बनाया गया, उसके बाद से उनकी जो टीम अब गठित हुई है, नई नवेली टीम, और इस नई टीम में भी ऊर्जा का संचार, खासतौर पर युवा ऊर्जा का संचार देखने को मिल रहा है। अनुभव का भी संचार है यहाँ, और इसी के साथ ये माना जा रहा है कि अब विपक्ष की रणनीति को कहीं ना कहीं ये टीम पूरी तरह से बिगाड़ती नजर आएगी आगामी चुनावों में। तो जाहिर तौर पर स्मृति ईरानी हो या फिर वसुंधरा राजे सिंधिया हो, इन्हें संगठन में जिम्मेदारी दी गई है और जिम्मेदारी के साथ साथ ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पर खासतौर पर अभी फोकस रहेगा। और इस टीम में देखिए बड़ी बात यह है कि जहां 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं तो उसमें यहां जगह दी गई है 6 महिलाओं को। अब इससे आप उम्मीद लगा सकते हैं कि महिलाओं की हिस्सेदारी की बात जो पार्टी करती है संगठनात्मक तौर पर, वहां कमोबेश 45% के करीब पहुंचती हुई नजर आई है। और ऐसे में अजय कुमार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। अजय जी, कैसे देख रहे हैं नई टीम को और क्या लग रहा है, कौन कौन से समीकरणों को साधने की कोशिश हुई है संगठनात्मक तौर पर? देखिए, जो स्थितियां हैं वो बहुत साफ बतला रही हैं कि भाजपा ने जो नई टीम बनाई है वो नए संचार के लिए, नई एनर्जी जनरेट करने के लिए और बड़ा चुन चुन करके सिलेक्शन किया है, और ख़ास तौर से आगे आने वाले चुनाव के लिए तमाम ऐसे लोग जो कि थोड़ा निष्क्रिय हो गए थे, जिनको एक्टिव करना ज़रूरी था, जो पार्टी में एक धार बनाते थे, एक पैनापन लाते थे, और वो पार्टी से किसी न किसी कारणों से कहीं चुनाव हार गए थे, कहीं उस पर, तो उन्होंने या कहीं उनके पास इसमें बड़ापन नहीं था, उन सबको उन्होंने शामिल करके बहुत बड़ा मैसेज दे दिया। जी, लोग ये चर्चा करते थे कि भाजपा के खानदान में, भाजपा के परिवार से, संघ परिवार से अभी तक कोई भी अमेठी रायबरेली नहीं जीत पाया। सिर्फ अगर कोई जीता है तो वो स्मृति ईरानी थी, जिसने राहुल को भी हराया और प्रियंका को भी कमजोर किया। यही नहीं, प्रियंका को भागना पड़ा वहाँ से, और कहाँ भागना पड़ा? वायनाड। और राहुल को भी उसने खदेड़ दिया, भगा दिया और हरा दिया। उसके बाद दुर्भाग्य से वो हार भी गई।
उनको फिर एडजस्ट किया कि जो लेडी पार्टी के एक वरिष्ठ पोस्ट में रही, ये एक मैसेज गया है जो लोगों के अंदर ये था कि हमारी उपेक्षा हो रही, ये मैसेज रुक गया कि ऐसी बात नहीं है। अगर किसी ने कार्य किया था वो सब के राम माधव जिसने कश्मीर की समस्या का, आप देखिए उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और ख़ास तौर से मुफ्ती हमेशा यही कहती हैं रुबिया कि कुछ भी हो अटल बिहारी वाजपेयी और माधव जी का नाम लेती है, और राम माधव को भी वापस ले लिया। अब आया कुछ लोग जो ऐट के चलते थे, जिनको घमंड आ गया था, जो ये सोचते थे कि मैं उस प्रदेश में जीत के आया, उनको भी किनारे कर दिया गया और ऐसे लोगों लिए गए जो बहुत मिलनसार और काफ़ी लोगों को ले के चलते जी। अब आपको बताना, 2 मुस्लिम लिए, दोनों मुस्लिम ऐसे हैं कि जिनका मुस्लिम भी बड़ाई करता है, मुस्लिम भाजपा का विरोधी है, जबरदस्त है, मतदान करता, मगर मुस्लिम जो है दानिश अली जो मंत्री है उसका भी विरोध नहीं करता, और ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के 2 मंत्री बने, उनका भी मुस्लिम कभी भी विरोध नहीं करता। ऐसे लोगों को लिया जिनसे मुस्लिम जो है ख़ास तौर से बुनकर समाज और पसमानदा मुस्लिम, उसको एक मैसेज चला गया है कि हमको ये भाजपा थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रही है। अब आइए सबसे काबिल जो है श्री BL संतोष। BL संतोष ने पन्ना प्रमुख का वो किया। कर्नाटक में जो सरकार आई उसके पर्दे के पीछे अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान रहा तो BL संतोष। आपको बता दें, आज दिन तक भाजपा सभासद से लेकर सांसद तक कहीं पर भी कम्युनिस्ट को हरा नहीं पाई, इतनी भाजपा में कुब्बत नहीं थी, ये सच है। और ये अगर किसी ने हिम्मत की है तो ये सिर्फ 2 लोगों ने की। आपको ये भी बता दें, केरल में कम्युनिस्ट को भाजपा ने नहीं हराया, कांग्रेस ने हराया, और वहाँ पे बंगाल में किसने हराया? TMC ने। मगर सुनील देवधर नाम का एक इनका महाराष्ट्रियन व्यक्ति जो वहाँ पर गया, और साथ में एक व्यक्ति और विप्लव देव ने, इन दोनों ने त्रिपुरा से उखाड़ के फेंक दिया। आज की डेट में अगर सबसे अच्छा शासन कहीं चल रहा है तो मान्यवर त्रिपुरा में चल रहा है, और भाजपा की जो थ्योरी है हिंदू राष्ट्र वाली या हिंदुज़्म की, वो सबसे ज़्यादा कहीं फॉलो हो रही है तो सिर्फ त्रिपुरा में। वहाँ से विप्लव देव को इन्होंने बनाया, तो 2 लोगों ने वहाँ पे कम्युनिस्ट से शासन छीना। विप्लव देव, आप एक भी सभासद नहीं बता सकते, एक भी सांसद बीजेपी ने अगर डायरेक्ट छीना हो, उस विप्लव देव को ला करके पूरे नॉर्थ ईस्ट में ये असर पड़ा है कि विप्लव देव को लोग लाइक कर रहे हैं, और पूरे उस पर आप समझे पूरे नॉर्थ ईस्ट में हिल गया है। दूसरा, संबित पात्रा को बना दिया वहाँ का इंचार्ज। इस JNU में कोई भी जीत नहीं पाता था बीजेपी, आज भी बीजेपी नहीं जीत पा रही है। उस JNU पे कभी संबित पात्रा लगा था, हमको याद, हम लोग न्यूज़ उसकी बनाने जाते थे तो हम लोग कहते थे तुम क्या जीतोगे, मगर संबित पात्रा वहाँ लड़ा था और अपना जीत गया था। तो ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने लिया। अब क्या है कि उमाकांत वाजपेयी, उनको यह था कि बीजेपी जो प्रदेश में जीती थी मेरे बल पे जीती थी। दर्शकों को आप पूरा स्पष्ट करके बता के चला करेंगे कहाँ से कौन किसको कहाँ लड़ा है, क्या करेक्ट, ये बहुत अच्छा। अब ये जो पूरी जानकारी देंगे तो दर्शक थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। अब आपको बतलाना है कि ये क्या त्रिपुरा में मैसेज गया विप्लव देव का, और पूरे नॉर्थ ईस्ट में गया। साथ में मैसेज गया, विप्लव देव सबसे ज़्यादा जो मानते थे वो मानते थे विप्लव देव और सुनील देवधर, खास तौर से असम के CM को जी। तो उनको ही मैसेज गया कि हमारे व्यक्ति को बनाया। अब नॉर्थ ईस्ट में, ये बंगाल में बहुत मजबूत हो गई बीजेपी, बहुत, वहाँ विधानसभा के बाद लोकसभा भी अगला यही लेंगे। उड़ीसा में भी मजबूत हो गई। अब ये उड़ीसा से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक लगभग 100 सीटों में, बंगाल से लेकर के वहाँ तक, ये बीजेपी ने एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया जो वहाँ का सबसे बड़ा जानने वाला है। अब देखिए बैजयंत पांडा को लिया है, तारिक मंजूर को लिया। तारिक मंजूर की ये स्थिति है कि तारिक मंजूर को तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने में लेना चाहती, क्योंकि उतना अच्छा वक्ता वर्क रही। तारिक मंजूर ने उन सबको बुरी तरीके से झाड़ दिया। तारिक मंजूर के लिए तमाम दल गठबंधन के लिए भी तैयार हुए। अब उसको लिया, एक अच्छा मैसेज गया। सुनील तावड़ा, D पुंदेश्वरी को लिया। साउथ इंडिया का इतने अच्छे ढंग से लिया है
एक तो अल्पसंख्यक में कुंवर वासित अली को लिया, गैर विवादित है। डी पुरंदेश्वरी को लिया साउथ इंडिया से, वो सतीश पूनिया को लिया, संजय भाटिया को लिया। तो ये सब ऐसे ऐसे लोग आ गए, और संगीता यादव को लिया जो वास्तव में एक ब्रिलियंट स्कॉलर, और उनको लगा अनिल एंटोनी को लिया जो ईसाई समाज से। तो इसका एक बहुत बड़ा मैसेज आ रहा। दूसरी एक बात और है, जिन जिनको घमंड हो गया था, जैसे अमित मालवीय का आईटी सेक्टर ही उन्होंने ख़त्म कर दिया, अमित मालवीय को हटा दिया। अब जिसको लाए हैं वो वास्तव में ओरिजिनल व्यक्ति है, और उसके आने से दीपक महस्के से इनके आईटी सेक्टर को और साथ में इनके मीडिया सेक्टर को फर्क पड़ेगा। हुआ क्या है कि वास्तव में इनका आईटी सेक्टर और मीडिया सेक्टर इधर कमज़ोर हुआ। मोदी ने कहा कि रील में आप भी उतरिए, और जो ही मोदी ने कहा दूसरे दिन पता चला आंदोलन खत्म होने की कगार पे आ गया। मोदी को कहना पड़ा। वास्तव में ये पोजीशन थी इनका, आईटी सेल मीडिया सेल इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मीडिया सेल के एक बहुत छोटे से आदमी से पत्रकारों ने पूछ दिया, बहुत देश के वरिष्ठ पत्रकारों ने, आपकी माता जी की अब तबीयत कैसी है? सुना उनकी तबीयत खराब हो गई थी, आप भाग के। तो उन्होंने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमसे बात कर? वो रिकॉर्डिंग करके बड़े नेताओं को भेजी गई। वो मीडिया सेल का इतना बड़ा वो कि उसके एक इशारे में पुलिस आ जाती थी। ये सब चीज़ बीजेपी ने समझी। किसकी बात कर रहे हैं आप? हम नाम नहीं लेना चाहते हैं। नहीं बिल्कुल नाम लीजिए। नाम नहीं लेना चाहते। एक प्रदेश के थे, मैसेज चला गया। और अमित मालवीय जैसे आदमी को जिस तरह से एक मीडिया सेल का एक मीडिया सेल का आदमी और बाहर हो रहा है, उसका भी इसी मीडिया ने उनको ये भी बता दिया था कि 92 में जब ढांचा टूटा, इसके बाद आप इसलिए नहीं आ पाए, आपने पत्रकारों को मारा पीटा था अयोध्या में, आपको सत्ता से फेंक दिया गया था, आपके विधायक यूपी में पीटे जा रहे थे सपा बसपाई। इनको ये एहसास हो गया, और इस चीज़ को मोदी को एहसास हो गया। मोदी ने कहा रील आप बनाइए। आईटी सेल अब मजबूत, अब इनका क्या है, आईटी सेल भी मजबूत हो जाए। को दीपक महस्को को लिया, दीपक महस्को कोई कम। अब आइए कि आप पार्टी में अगर सबसे ज़्यादा वास्तव में काम किया है तो संजीव पाठक ने, इसमें संदीप पाठक, हाँ संदीप पाठक ने, और साथ में संजय सिंह ने, भारद्वाज ने, सच है मतलब जो, और ख़ास तौर से कभी स्वाति मालीवाल ने और राखी बिरलान ने। अब रहा इनकी बात, जो वहाँ की सीएम थी वो कम्युनिस्टों की वजह से आ गई थी, चूँकि उनके मम्मी पापा ने अजवल को छुड़ाया था। कम्युनिस्ट बैकिंग की वजह से वो दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से सिस्टम से बना दी गई थी। सिस्टम से कौन मार लेना जी। तो ये लोग, अब आपको बताएं संदीप पाठक ने क्या किया था, आपको बहुत हद तक बचाए रखा। उसने लाइन लेंथ की। संदीप पाठक ने इनको सलाह दी थी कि आप ये कीजिए, आप इस्तीफा दे दीजिए, ये कर लीजिए, आप जाइए। अगर कहीं ये चले जाते हैं तो बात अलग होती। उसी संदीप पाठक को इन्होंने बनाया आप पर। बहुत बड़ा मैसेज जाएगा, आप पार्टी की आत्मा खींच ली है इन्होंने। एक तो राघव चड्ढा को ले लिया। आप याद रखिए, राघव चड्ढा बहुत बड़ा, मतलब इनके यहाँ का मास्टर प्लानर थे राघव चड्ढा। और जो लोग गए, मित्तल साहब भी बहुत बड़े मास्टर प्लानर थे। इनके जाने से इनका खास तौर से आप कमज़ोर हुई थी, मगर संदीप पाठक के जाने से इनकी आइडियोलॉजी ख़त्म हो जाएगी। आप पार्टी को बहुत लॉस सहना पड़ेगा। दूसरी आपको बताना है, संदीप पाठक के जाने से नहीं, अब संदीप पाठक चले गए, भाजपा में नई जिम्मेदारी जो पद मिल गया, अब उसका बताइए कि आपको बताना है। हाँ, जो बीजेपी में उनकी क्या भूमिका हो, मैं आपको बताऊं। संदीप पाठक ने आप पार्टी को गुजरात में, गोवा में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में, संदीप पाठक ने इनसे कहा था कि आप हरियाणा में इन आदमियों को टिकट दीजिए, आप 5 लोकसभा जीतेंगे। इन्होंने नहीं दिया, हार गए। संदीप पाठक ने पंजाब के लिए बहुत बड़ा इनको एग्जाम्पल बताया था। और आपको बता दें, यही नहीं, राघव चड्ढा मुख्यमंत्री निवास दिल्ली में रहता, ये पहले तय हो गया था। मान से इन्होंने कर लिया था तय, आप अपने बात थोड़े दिन बढ़ लो फिर उनको बना देना, चूँकि उनका खास होना तो वही मुख्यमंत्री निवास में था। मगर उसने बाद में मैरिज कर ली चड्ढा ने, फिर क्या हुआ, नहीं हुआ वो। मगर आपको बताना है, इस आने से संदीप पाठक की कोई ताजुब की बात नहीं है। पंजाब में राघव चड्ढा बहुत आगे बढ़ेगा। हो सकता है
विपक्ष का नेता या मुख्यमंत्री तक में आ जाए। अभी भी आपको बता रहे हैं मंत्री होने की संभावनाएं भी हैं राघोच। अब तीसरी बात है, इन्होंने महिलाओं में रूप कुमारी चौधरी को लिया, जो बहुत जमीनी लीडर है। रूप कुमारी चौधरी और ख़ास तौर से संगीता यादव। संगीता यादव का इतना ज़बरदस्त है, वो जब यादव समाज में अपनी बात कहती तो लोग मानते। अब आइए अनिल एंटोनी। अनिल एंटोनी का इतना अफेक्ट है साउथ में कि उन्होंने कई चर्चों को समझा लिया था केरल वगैरह में, और अनिल एंटोनी ने जो बातें कही हैं वो इतनी सच हैं कि भाजपा ने उनके कई तर्कों को माना है। कई तर्कों, संजय भाटिया भी इनके पास मीडिया के बहुत अच्छे वो थे और हर चीज़ का हाजिर जवाब था। और संजय भाटिया ने बहुत मजबूत किया है किसी समय जब दूसरी पार्टी में थे, बहुत मजबूत उस पार्टी के मीडिया सेल इन सबको किया। इनके फिर आने से ये उधर राधिका खेरा पहले से आ चुके, तमाम लोग आ चुके। अब इनका मीडिया सेल और आईटी सेल बहुत मजबूत होगा, इतना मजबूत होगा आप सोच नहीं पाएंगे। और अगर किसी भी कार्यकर्ता से रोज़ाना मिलता है और कम से कम 8 घंटे जिनको बाई नेम जानते हैं, तो वो भाजपा का सिर्फ एक ही नेता है जो पर्दे के पीछे रहते हैं, वो BL संतोष है। पन्ना प्रमुख उनका था। सब पूरे देश के मतलब कार्यकर्ताओं को, नेताओं को BL संतोष को वही सम्मानजनक पोस्ट दी गई। तो कुल मिला के अब आपको बता रहे हैं ये 2024 में बुरी तरह से पिछड़ रहे थे यूपी में लोकसभा में, मगर ये एंड टाइम पे चेते तो इन्होंने सीटें बचा ली। उसमें मेन वजह थी इन्होंने मौर्या को सीएम के लिए, पहले बात चल रही थी सीएम नहीं बनाया, तो शाक्य, कुशवाहा, मौर्या और ये कई कास्टें इनके खिलाफ हो गई। यही अब इन्होंने क्या किया, उसको भरने के लिए बिहार को चौधरी को बना दिया और यहाँ पर ये क्या ले आए, समरपाल मौर्य को ले आए। तो जितना भी काशी बिरादरी है वो बीजेपी को जो वापस चला गया था 24 में, ये वापस आ जाएगा। और जातिगत समीकरण इन्होंने इतना सही किया है, इतना सही। शिव प्रकाश साहू को लिया। शिव प्रकाश साहू की साहू समाज में बहुत अच्छी पकड़ है। मैं आपको बता दूं, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में, आसाम में, इन सब जगह साहू बिरादरी बहुत है। इसके पहले रघुवर दास भी साहू बिरादरी के थे। यही नहीं, देश के तमाम नेता, महात्मा गांधी भी साहू समाज से थे। तो तमाम लोग हैं। शिव प्रकाश साहू भी एक इनका जमीनी व्यक्ति। और पीयूष गोयल को कोषाध्यक्ष में ले आए। पीयूष गोयल से बढ़िया कोई भी आपको बतलाना है, ख़ास तौर से पैसे के उसमें और कोषाध्यक्ष में चंदा आना है, चंदे को ठीक से रखना, चंदे को यूज, और जिसको अनुभव है आर्थिक उसका, तो पीयूष गोयल को भी इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से लिया। मधुचंद कड़ को लिया। मधुचंद कड़ भी अपने आप में एक आवाज़ है। मधुचंद कड़, यानी कुल मिलाकर ये है कि नई टीम जो है वो कई सारे समीकरणों को ध्यान में रखते हुए और बड़े मंथन और चिंतन के बाद कहते हैं ना कि समुद्र मंथन किया तभी अमृत निकलेगा, कुछ इसी तरह से शायद मंथन करके ये टीम तैयार की है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है कि सुनील बंसल को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है फिर से, चूंकि वो संगठन में पहले से ही बंगाल जीत के गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वो निभा रहे थे। और ऐसे में देखना ये बहुत दिलचस्प होगा कि जो नई टीम है, नितिन नवीन के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के इस कार्यकाल में कितने ये सितारे जुड़ेंगे, कितना स्वर्णिम अध्याय रहने वाला है इस नई टीम के सहारे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर सबकी नजर रहेगी। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। अगली बड़ी खबर हम आपको बता दें जो कि झारखंड से है। झारखंड में आंदोलनरत छात्रों से वार्ता को लेकर बीजेपी नेता संजय सेठ ने राज्य सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। संजय सेठ का आरोप है कि सरकार ने छात्रों को दोपहर 2 बजे वार्ता के लिए बुलाया था। छात्र तय समय पर वार्ता स्थल पर पहुंचे, लेकिन उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ा। इसके बाद सरकार की ओर से बातचीत करने के बजाय छात्रों को वापस लौटने को कह दिया गया। संजय सेठ ने सवाल उठाया कि अगर सरकार को छात्रों से बातचीत करनी ही नहीं थी तो उन्हें वार्ता के लिए बुलाया क्यों था। उनका कहना है कि अगर मुख्यमंत्री को पहले मंत्रियों के साथ बैठक करनी थी तो छात्रों को इसकी जानकारी पहले इस समय रहते क्यों नहीं दी, क्यों 2 बजे बुला लिया। उन्होंने कहा कि ये छात्र अपने भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। ऐसे में उनकी मांगों को सुनना और उनके समय व सम्मान का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है।
छात्रों को बुलाकर घंटों इंतजार करवाने के बाद बिना बातचीत के वापस भेज देना संवाद का सही तरीका नहीं है। संजय सेठ ने मुख्यमंत्री से अपील की कि वह हट और अहंकार छोड़कर छात्रों से सीधे तौर पर संवाद करें। उन्होंने कहा कि युवाओं के सवालों को टालने से समस्या खत्म नहीं होगी, समस्या का समाधान नहीं होगा। अब देखना यह है कि सरकार आंदोलनरत छात्रों की मांगों पर क्या रुख अपनाएगी और उनके साथ अगली वार्ता कब होती है। आज का समय था, दोपहर 2 बजे बुला लिया गया, ये पहले ही निर्धारित कर दिया गया था, लेकिन छात्र पहुंचे, बच्चे पहुंचे बड़ी उम्मीद के साथ कि हो सकता है माई बाप शायद हमारी मांग सुन लेंगे, झुक जाएंगे, मानेंगे हमारी बात। कई बार बच्चों के सामने होता है कि माँ बाप भी रजामंद हो जाते हैं, शायद यही इसी भाव से गए थे बच्चे। 24 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार की हठ धर्मिता ऐसी रही कि बच्चों से मिलना तक मुनासिब नहीं समझा। उन बच्चों को 6 घंटे बिठाने के बाद वापस भेज दिया कि जाओ बैठो धरने पर। यह स्थिति है। संजय सेठ शायद इस दरमियान उनकी बात आई है, जरा सुन लेते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। ठीक, संजय सेठ हम बताएंगे कि क्या कुछ उन्होंने कहा, लेकिन हम ये जरूर, लेकिन अब ये तस्वीरें आप देखिए, ये वही तस्वीरें हैं कि बच्चे फिर से पहुंच गए वहीं तंबू में, उसी डेरे में जहां वो दरी चादर बिछा के अपना लेटे हुए हैं और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। अजय जी, ये तो मतलब इंतहा हो गई, हद हो गई। आप बुलाते हो दरवाजे पर बच्चों को और कहते हो कि आओ हम वार्ता के लिए तैयार हैं ताकि दिन भर मामला थोड़ा ठंडा रहे, और शाम होते होते बोले अब तो सब सोने खाने का टाइम हो गया, अब बेटा जाओ। देखिए, आपको बेहद अफसोस की बात बता रहे हैं, इन्होंने यही काम नहीं किया। इसके पहले 4 बार वार्ताएं की बुला करके ये किया, मगर इन्होंने हर बार टाला। इसके अलावा लगभग 40 डेलीगेशन गए, उनको भी इन्होंने ऐसे ही टड़काया। ये इनके प्लान वे में था कि इनको जो है डिसमोरलाइज करिए और इनको डैमेज कीजिए, ख़त्म कीजिए। हकीकत वहाँ का मुख्यमंत्री चाहता था, और इनके मुख्यमंत्री जी को हमेशा किसने गाइड किया पर्दे के पीछे, इनका रिमोट कंट्रोल जो है वो दिल्ली से चलता है, कांग्रेस पार्टी से, चूँकि कांग्रेस के समर्थन में सरकार, कांग्रेस से चाह रही इस तरह से करें, बाद में इनकी सरकार गिर जाए, यहाँ प्रेसिडेंट रूल हो जाए, तब लोग ये सबसे ज़्यादा लॉस इनका होगा और कांग्रेस गेन कर जाएगी। बीजेपी का जो अगेंस्ट वोट है वो हमको मिल जाएगा, आदिवासियों को मिल जाएगा, ईसाइयों को मिल जाएगा। इधर इनका सोरेन का ये भी रहा कि ईसाई समाज के लिए सोरेन ने उतना काम किया नहीं। ये भी चीज़ सोनिया जी को नागवार लगी है, और कई बार इनको प्रियंका जी ने इनको कई बार अल्टीमेटम भी दिया कि आप उस समाज के साथ, वहाँ उत्पीड़न हो रहा आपके साथ, आपकी सरकार कर रही, इसको दुरुस्त कीजिए। इसलिए भी इस आंदोलन को हवा दी। और दूसरी बात क्या है, बुला करके अपमान करना। कल इन्होंने कहा है क्या कि छात्र बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे थे इसके लिए, और ये हुआ था कि अब हम घेरेंगे पूरे सब विधायकों को, इन सबको मार्च करेंगे। इन्होंने इसके पहले छात्रों को ये एक आश्वासन दे दिया कि आप रुक जाइए। इधर 22 तारीख को ये जा रहे हैं राहुल गांधी बेंगलोर में, यहाँ नहीं आ रहे हैं। इनको भी एक मौका मिल गया कि 22 को जा रहे हैं, इस बीच में वार्ता करेंगे। हकीकत है कि किसी भी सूरत में सोरेन इनकी मांगों को नहीं मानने के उस पे हैं। अगर वो तैयार भी होते हैं तो कांग्रेस भी नहीं। और जो ये पैसे का बंटवारा हुआ है, इसमें बहुत बड़ी धनराशि ली गई है जो कि उनके आपस में बटी है, जो सरकार है संयुक्त। यही बात वो कह रहा है कि आप जांच कराइए रुपए का जो हुआ है। ये ईडी की जांच कराने को तैयार नहीं, विजिलेंस से जांच कराएंगे, झारखंड की पुलिस से के विजिलेंस से करा ले, उससे नहीं। ये किससे कराने? सीआईडी से। तो कुल मिलाकर के इसमें साफ है कि ये धोखा दे रहे हैं। छात्रों का बहुत बुरा हाल वहाँ पे करेंगे, और बहुत बुरा हाल हो रहा पूरे देश में। लोगों को ये नहीं नज़र आ रहा। ताजुब क्या, उसको झंडारोहण पे नहीं जाने दिया। झंडारोहण, इससे बड़ी बात क्या होगी? महतो को झंडारोहण पे न जाना, उधर सोनिया गांधी वंदे मातरम न कहना, ये सब एक प्रकार से एंटी नेशनल लोग होते जा रहे हैं।
मांग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 19 के तहत 19A के तहत उनका अधिकार है और उनका धरना देना अधिकार है, अपनी बात को कहना, मगर सरकार गौर न करे, कोई भी मांग मानने को तैयार न हो, ये बहुत दुखद है। और इसमें कायदे से नैतिकता यह है कि सोनिया गांधी को, प्रियंका गांधी, राहुल को आना चाहिए कि भाई आप उनके साथ बात करें। अगर ऐसा नहीं है तो खुद वो बात करें और मजबूर करें, चूंकि इनका समर्थन चिट्ठी लिखी तो है राहुल गांधी ने, नहीं तो समर्थन वापस ले लें, तो समर्थन वापस ले लें केंद्र से, उससे स्टेट गवर्नमेंट से। राहुल गांधी ये समर्थन वापस, चिट्ठी लिखी तो है, समर्थन वापस ले लेंगे। दोनों तरफ रहने से देखिए कुछ नहीं है, उससे क्या होता है, यही स्थिति होती है कि दोनों तरफ से करने पे होता है क्या, कांग्रेस का नुकसान होता है। ये है असलियत। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी को आगे आना चाहिए। राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी है सोरेन को, फिर क्यों नहीं मुलाकात हुई? आपने कहा कि सोरेन का रिमोट दिल्ली में है, तो यहां से जब पत्र पहुंच गया फिर क्या समस्या है? चिट्ठी लिखी का औपचारिकता बस। अब जैसे चट्टोपाध्याय के, जो बंकिम चट्टोपाध्याय के वंशज ने भी लिखी, मैं उसका जवाब नहीं दिया। बहुत सी चिट्ठियां लिखी गई सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन्होंने जवाब ही नहीं दिया। नेहरू जी को बहुत चिट्ठी लिखी जाती थी, नहीं देते थे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी को चिट्ठी नहीं आई है, राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी है सोरेन को। आपको यही बता दें कि ये लोग कभी जवाब, फिरोज गांधी बहुत चिट्ठियां लिखते थे नेहरू जी को, नेहरू जी ने कभी जवाब नहीं दिया, बेचारे अंत में मर गए, बड़ी बुरी तरीके से मर गए। तो तमाम लोग, इनका परिवार कभी भी चिट्ठियों की जवाब, सोरेन बदला ले रहे हैं कि तुम्हारे परिवार के भी लोग जवाब नहीं देते, इसलिए हम भी नहीं पढ़े तुम्हारी चिट्ठी, ऐसा है क्या? ये हकीकत ये है कि नहीं, सोरेन को जो लिखी चिट्ठी, सोरेन जो है ये सी औपचारिकता है, एक मतलब ये है कि हम अपने उससे बच रहे हैं। और परंतु फ़ोन से कुछ कहते हैं कि ज़रूरत नहीं है, ये फ़ोन से तुम चिंता ना करना, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर ये चिट्ठी की जगह समर्थन वापस ले लें, ये चिट्ठी दे दें, मैं आपसे समर्थन वापस लेता हूँ, ये चिट्ठी भेजनी चाहिए थी। आप उनके सालगिरह की, बर्थडे की आप बधाई दे रहे हैं और वहाँ छात्र मारा जा रहा है, वहाँ गोलियाँ चल रही हैं, आरसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं। इनको कहना चाहिए उन बच्चों ने अभी तक पथराव नहीं किया, उनकी बात सुनो, या ये खुद पहुँच जाते, क्यों नहीं पहुँच सकते थे? चूँकि इनके डिक्शनरी में शब्द है ही नहीं। इनको यह है कि जो हमारा विपक्षी है उसके लिए थू थू, जो हमारे साथ गलत धंधे में भी है उसके लिए यस यस, उसके लिए मीठा मीठा, ये इनका है। इसी के तहत ये कार्य कर रहे हैं राहुल। यही एक वजह है कि हिंदुस्तान में ये आ नहीं पाए। इनके 4 राज्यों में यहाँ मिला करके इनकी सरकार जो है बड़ी मुश्किल बन जाती, वो भी बुरी तरह हार रहे हैं। हिमाचल में अभी वहाँ के पंचायत चुनाव हुए, बुरी तरह से हार गए। यही पोजीशन। बीजेपी की भूमिका कैसे देख रहे हैं आप? संजय सेठ हमलावर हैं, भाजपा पूरी हमलावर है। भाजपा ने इनका साथ दिया, हालांकि वो राजनीतिक किसी दल का साथ नहीं ले रहे हैं, भाजपा ने साथ दिया और भाजपा ने उनके फेवर में बोला भी, लोकसभा में बोला। परंतु राहुल गांधी ने, एक सांसद थे, संसद में बहस करनी चाहिए कि वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को आप आदेश करें, सरकार को भंग करें। ये राहुल गांधी को कहना चाहिए उन छात्रों के उसमें, आप उनकी मांगे राष्ट्रपति शासन लगा के कर दें। अभी भी वक्त है कि राहुल गांधी कहें। आपको लगता है राहुल गांधी ये करेंगे? राहुल गांधी नहीं कर सकते, चूँकि इनके मांगे मान ले वही बड़ी बात है, इनके जमीन में नहीं करवा रहे हो महाराज, इनके ब्लड में नहीं है, ये इनके ब्लड में नहीं है। इन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया। छात्रों को इन्होंने 75 में बंद किया था, 25 जून से 19 महीने तक जेल रखा। उनके ऊपर पटरियां उखाड़ने के मुकदमे, उनके हाथ पैर तोड़ दिए, कई लोगों को गोलियों से भूना, मगर इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी इमरजेंसी की। ये कूड़ेदान में फेंक दिए गए। एक भी सीट यूपी नहीं जीत पाए, एक भी सीट MP। अभी उत्तर प्रदेश वाले भैया जी भी कान में तेल डाल के सो रहे हैं। वो कहते हैं हर जगह झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। यहाँ क्या हो गया? यहाँ क्या हो गया है? देखिए, कान में तेल डाल के सो रहे हैं लखनऊ में। एक्चुअली में इसलिए कह रहे हैं झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। वो एक्चुअली में जब भी ये बात कहते हैं तो ये झुक जाते हैं। मैनपुरी में इसी बात में इनके पापा ने इनको डांटा था, इसी बात में डांटा था। ये मियाँ बीवी कहीं पैर छुआए थे और चुनाव हार गए। अगर झुकती है दुनिया तो मायावती के सामने जाके ये फिर झुके जा करके और वहाँ माफ़ी मांग करके उनके पैर छुए तो इनको वरदस्त मिल जाएगा। हो सकता है सत्ता के करीब ये पहुँच जाए। मायावती के चरणों में जा करके ये अगर नमन कर लेंगे तो अमर हो जाएंगे।
अमर हो जाएंगे। वरना इनकी जो 5 सीटें आनी थी वो भी ना आती, 10 सीटें मायावती को। अगर इनको झुकना है तो मालूम कहाँ झुकना चाहिए, जाके खड़गे के चरणों में झुकना चाहिए। खड़गे के लिए अभी सुनने में ये आया है कि कुछ लोगों ने उनसे ये कह दिया कि वो धुलवाया है जहाँ पे वो गए थे। अब बीजेपी वालों का नाम लग रहा उत्तराखंड में, तो ये जा कर के वहाँ पे उनके पैरों को धोएं और कहें कि नहीं खड़गे जी, मैं इस चीज़ का बल्ला। अरे भाई, बच्चों के लिए क्या है, खड़गे के पैर धोने से क्या हो रहा है उनको? ये बच्चों के लिए क्या, ये मैं कह रहा हूँ, ये बच्चों के लिए तो लखनऊ वाले भी कान में तेल डाल के सो रहे हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये यहाँ नहीं बोलेंगे, वहाँ गए थे जब बच्चे पिट रहे थे तो डिम्पल जी अपनी साड़ी से उनका वो पोंछ रहे थे और बड़े उससे सहरा रही थी कि भाई चोट आ गई। 2000 रुपया भी दे रही थी। हाँ, 2000 रुपया, मगर गई भी डिम्पल जी, तब भी हम कहेंगे डिम्पल जी लाख गुना अच्छी थी। और अखिलेश ने भी, मगर इन लोगों ने अपना झंडा लेके प्रदर्शन नहीं किया, ये गंदा काम नहीं किया, ये कुकृत नहीं किया। मगर कांग्रेस ने पूरे देश में जब देखा फसल उगाई, पूरे देश में झंडे डंडा बैनर लेकर के सब जगह चले गए। और क्या कहते हैं, पैलेट गोली किससे पूछ के चलाई? इनसे पूछो कि मुरादाबाद अलीगढ़ में मुसलमानों को, निहत्ते मुसलमानों को ईद के दिन मार डाला, तुर्कमान गेट में मार डाला, किसके उससे मार डाला था? क्या आपने माफ़ी मांगी? क्या आप ये कहोगे गोली क्यों चलाई गई थी? क्या आपने कभी कहा तुर्कमान गेट में आपने गोली चलाई? कितने सिखों का कत्लेआम कर दिया गया, देशभक्त कौम को हमारी दाहिना हाथ काट दिया गया, इंदिरा जी की मृत्यु हुई, इसका भी हमें दुख है। मगर आम लोगों ने नहीं, तुमने कांग्रेस के नेताओं ने, इन्हीं सोनिया गांधी के हस्बैंड ने, और एक आदमी और था जिसने कहा बूढ़ा पेड़ जब गिर जाता है तो धरती हिल जाती है। और योजनाबद्ध तरीके लिस्ट बना बना करके दिल्ली में, कानपुर में, लखनऊ में सब जगह सिखों का कत्लेआम किया। और नानावती आयोग में रिपोर्ट क्या दी? सिखों के साथ कुछ भी नहीं हुआ था, कानपुर का दिया कुछ नहीं हुआ था। शर्म आनी चाहिए, कितना कत्लेआम किया, मगर तुमने माफ़ी नहीं मांगी। अभी भी वक्त है, देखना ये बहुत महत्वपूर्ण है लड़कों से माफी कि जब छात्रों ने आंदोलन लगातार अपना जारी रखा है, वो छात्र गए भी आज मुख्यमंत्री के पास। मुख्यमंत्री की ओर से बताया जा रहा था कि बुलावा आया है, 6-7 घंटे बैठे भी, दोपहर 2 बजे से शाम को उन्हें विदा कर दिया कि जाओ बेटा, आज बात नहीं होगी। ये रवैया है, ये है सरकार का मिजाज। ये उसी सरकार का, इसी युवा के वोटर से वो सत्ता में बैठे हैं। इन्हीं आदिवासी, इन्हीं आदिवासियों के वोट से वो लोग सिंहासन पर मौजूद हैं, माल चाप रहे हैं, मलाई चाप रहे हैं, लेकिन बच्चे वहाँ धूल फाँक रहे हैं, वो नहीं दिख रहा है। दिल्ली में सब खड़े रहे, बोले हाँ हम आपके साथ हैं जैन जी, लेकिन यहाँ न कोई जैन जी पूछ रहा, न कोई बहन जी पूछ रही, कोई किसी को नहीं पूछ रहा है, सब अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं। झारखंड की बात आ जाएगी तो मुंह चिढ़ जाता है, तुरंत जवाब देना शुरू कर देते हैं, पलट जाएंगे, बोले अरे झारखंड में सब ठीक है, सुन रही है सरकार, अच्छा काम कर रही है सरकार वहाँ, ये कह के निकल लेते हैं। लेकिन बच्चों की नहीं सुनवाई हो रही। बच्चों ने अल्टीमेटम दिया है, 20 अगस्त को वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। 10 अगस्त को उन्होंने विधानसभा कूच किया था और अब 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास कूच होगा। अगर ये 2 दिन के भीतर सरकार बच्चों से बातचीत नहीं करती है, बच्चों की मांगे नहीं मानती है, तो तस्वीर रांची की कुछ और ही होगी। ये बच्चे लगातार अल्टीमेटम देते नजर आए हैं। वो कह रहे हैं कि जब गांधीवादी तरीके का हम इस कार्यक्रम को अपना सकते हैं, गांधीवादी तरीके से, गांधी जी की विचारधारा पर हम चलकर गांधीवादी तरीके से अनशन कर सकते हैं, तो भगत सिंह बनने में देर नहीं लगेगी। वो कह रहे हैं कि भगत सिंह बनने में फिर देर नहीं लगेगी भैया, या तो सुधर जाइए, संभल जाइए, सुन लीजिए हमारी मांगें जो जायज़ मांगे हैं, और अगर नहीं सुनोगे तो फिर न कहना कि देर हो गई हुजूर आते आते, ऐसी स्थिति न बन जाना। फिलहाल देखना यही है कि आने वाले समय में बच्चों का, छात्रों का, जैन जी का रांची में क्या रुख रहने वाला है, क्या रणनीति रहने वाली है। लेकिन फिलहाल विपक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण तरीके से हमलावर है सोरेन सरकार पर, संयुक्त सरकार पर, ज्वाइंट सरकार पर। सरकार अगर सुनती है तो ठीक है, नहीं सुनती है
तो फिर तस्वीर अलग होगी। हम फिर कह रहे हैं बार बार, तस्वीर